Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 103 इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यूनिट 5 असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ना, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, हम इंटेलिजेंस को असेस कर सकते हैं ब्रॉडली दो टाइप्स में हमने क्लासीफाई कर रखा है इस चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो असेसमेंट है उसको डिवाइड करा है कि एक तो हम इंडिविजुअल के ऊपर असेस कर सकते हैं और दूसरा ग्रुप के ऊपर। ठीक है, इस बेसिस पर हमने जो इनका क्लासिफिकेशन करी है। दूसरा क्या है, इन जो भी हमारा टेस्ट है उसके नेचर के बेसिस पर कि हमारा वर्बल टेस्ट होता है, एक तो नॉन वर्बल टेस्ट होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर जो हमने क्लासिफिकेशन करी है टेस्ट्स की असेसमेंट्स की, वो है इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट हमने पहले पार्ट में सारे पढ़ लिया। अब है हमारा ग्रुप टेस्ट। ग्रुप टेस्ट क्या होता है? देखो, इंडिविजुअल टेस्ट में क्या था कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की ही इंटेलिजेंस को असेस करते हैं। ठीक है, उसी की सारी एबिलिटीज़, जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, उन सबको हम असेस करते हैं। यहाँ पर क्या, ग्रुप टेस्ट में हम बहुत सारे लोगों के ऊपर एक ही बार में असेस कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। तो ग्रुप टेस्ट क्या है? अ ग्रुप टेस्ट इज वन दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, कि हम एक ही टाइम पर एक जने से ज़्यादा के ऊपर जो हम कोई टेस्ट कर सकते हैं उसको हम ग्रुप टेस्ट बोलते हैं। तो जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो हम बहुत सारे लोगों की इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं। ये हमें एक बेनिफिट देता है, जैसे कि हम 100 लोगों के ऊपर कर सकते हैं, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंटली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा। और ये जो है ग्रुप टेस्ट क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों के ऊपर एक बारे में कर सकते हैं। अब क्या है कि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ग्रुप टेस्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं इंडिविजुअल टेस्ट के कंपैरिजन में। फीचर्स ऑफ ग्रुप टेस्ट एज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टेस्ट। फर्स्ट क्या है फीचर इसका? मल्टीपल चॉइस वर्सेस ओपन एंडेड फॉर्मेट। Although open-ended questions asking for free responses were used in the early group tests, today most group tests employ multiple choice items. This change in format has ensured uniformity and objectivity in scoring. पहले के टाइम पे क्या था, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते थे। ओपन एंडेड क्या है कि हम फ्री रिस्पॉन्स लेते हैं, कि हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स में आंसर चाहिए होता है। ठीक है, कि आप कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, ये आप पूरे स्टेटमेंट में, पैराग्राफ्स में लिख करके बता सकते हो। तो आप पूरी अपने इमोशन सारे उसमें लिख सकते हो आराम से, कि आप क्या फील करते हो, कैसा फील कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो हमारे पास रिस्पॉन्स काफ़ी काफ़ी सारे सेंटेंसेज में काफ़ी डिटेल में हो जाता है। ऐसा पहले के ग्रुप टेस्ट में होता था, बट अब क्या है, मोस्टली क्या किया जाता है कि हम मल्टीपल चॉइस आइटम्स देते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। ऑप्शन क्या होंगे कि सैड, गुड, ओके, इस तरीके से ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस आइटम्स होते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या था कि ओपन एंडेड फॉर्मेट ज़्यादा यूज़ करा जाता था, बट अब रिसेंटली ग्रुप टेस्ट में क्या करा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर्मेट होने से क्या हुआ, ये जो चेंज हुआ है इस फॉर्मेट में, इसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी और ऑब्जेक्टिविटी स्कोरिंग में ज़्यादा आती है, कि हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आंसर्स हमें मिलेंगे। ठीक है, स्कोरिंग काफ़ी क्लियर रहेगी कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो हमें काफ़ी क्लियर आंसर मिल जाएगा। हमें पूरा वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या फील कर रहा है इंसान की। कभी कभी हमें खुद के इमोशंस नहीं पता होते कि हम कैसा फील करें, तो हम कुछ भी कहानी वानी लिखे आते हैं उसमें। ठीक है, तो हमें काफ़ी टाइम लगता है, जो भी एडमिनिस्टर है, जो भी रिसर्चर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको काफ़ी टाइम लगता है उसे पढ़ने में, और इतना तो शायद अपनी अजम्पशंस उसमें ज़्यादा लगा सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी आ सकती है उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा रहती है स्कोरिंग में। सेकंड क्या है फीचर इसका? क्विक एंड ऑब्जेक्टिव मशीन स्कोरिंग वर्सेस एग्जामिनर स्कोरिंग। Since multiple choice items are used, scoring takes less time because of the use of scoring templates. Even scoring can be far quicker if it is done by an optical scanning device. Computer scoring eliminates the chances of examiner's error and halo effects that may occur in scoring individual tests. अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है हमारे पास। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी की इंटेलिजेंस टेस्ट करें तो उसी से रिलेटेड हम उसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अगर टेस्ट करें तो हमने वैसे ही क्वेश्चंस उसमें स्टेट करे हैं ना, वैसे ही क्वेश्चंस है हमारे पास। और मल्टीपल चॉइस में तो वो जो करेक्ट आंसर उसको टिक करे, तो हमारे पास क्या है कि हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं जिसमें पहले से स्टैंडर्डाइज एक आंसर उसमें है पहले से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर को ज़्यादा अच्छे से चॉइस कर लेगा। अगर कोई एग्जामिनर उसको चेक करा है, खुद कोई ह्यूमन बैठ करके वो सारे टेस्ट को चेक करा है, तो वहाँ पर हो सकता है कि उससे कोई गलती हो जाए। ठीक है, सब्जेक्टिविटी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हालो इफेक्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो उसको पता हो कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, या फिर इसने पहले के टेस्ट में ज़्यादा अच्छा स्कोर करा है तो शायद ये भी अच्छा होगा। तो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जब हम मशीन्स का यूज़ करें, कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं स्कोरिंग करने के लिए, ठीक है, चेकिंग के लिए, स्कोरिंग करने के लिए कंप्यूटर्स वगैरह का यूज़ करें, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा रहते हैं, सब्जेक्टिविटी के चांसेस कम रह जाते हैं, स्कोरिंग ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन जाती है हमारी। अब थर्ड है इसमें ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। While administering a group test, the examiner only reads the instructions and enforces the time limits.
जब हम ग्रुप टेस्ट करते हैं तो जो भी एग्जामिनर है वो क्या करेगा, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बताएगा, डिटेल में एक क्वेश्चन को, एक चीज़ों को वो नहीं डिटेल में बताएगा, क्योंकि इतने सारे लोग, अब सबको हम अकेले बैठा करके हम सारी चीज़ समझाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक सेट होती है कि आपको इतने टाइम में पूरा टेस्ट जो है उसको पूरा करना है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन ज़्यादा क्लियरली, उस पर ज़्यादा फोर्स डाला जाता है कि इंस्ट्रक्शन सबको क्लियर हो एक ही बारी में। दस हिज और हर रोल इज मिनिमल, हैविंग नो स्कोप फॉर वन टू वन इंटरेक्शन। वही चीज़ है कि इसमें वन टू वन इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा, वन टू वन इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, और जो एग्जामिनर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका जो रोल है वो थोड़ा कम होगा। इन इंडिविजुअल टेस्ट, जब हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करें ना इंडिविजुअल टेस्ट को ग्रुप टेस्ट को, तो जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है उसमें क्या है कि एग्जामिनर का ज़्यादा जो काम रहता है वो सारे रैपो फॉर्मेट में भी रहता है, रैपो फॉर्मेशन में, कि पहले वो रैपो अच्छे से बनाए अपनी क्लाइंट के साथ। ठीक है, उसके बाद वो उसको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझाए, उसके बाद अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो उसमें भी उसकी हेल्प करे, ये सारी चीज़ें रहती है। तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी एग्जामिनर है, उसका ज़्यादा रोल रहता है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो, चीज़ों को सारे अच्छे से क्लियर कर पाए, समझा सके, और अपनी रैपो भी अच्छे से बिल्ड कर सके। अगर वो रैपो ही नहीं अच्छी बनाएगा तो सामने वाले जो क्लाइंट है, जो भी पर्सन है जिसकी इंटेलिजेंस को असेस कर रहा है, वो अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो वहाँ पे जो भी एग्जामिनर है उसका ज़्यादा रोल रहता है, जबकि ग्रुप टेस्ट में क्या है कि एग्जामिनर का रोल इतना नहीं रहता है, इंस्ट्रक्शंस बताने, वो कोई भी बता देगा, और जो भी हमारे पास टेस्ट होता है उस पर भी इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि आपको ही पूरा जो टेस्ट है इसको कैसे करना है, क्या करना है, और बस टाइम लिमिट उसको सेट करनी होती है, बस ये चीज़ें होती हैं। फोर्थ है हमारा कंट्रोल ऑफ आइटम डिफिकल्टी। इन इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट ऑफन देयर आर एंट्री रूल्स एंड discontinuation rules. The examiner follows these rules to ensure that the test taker takes the items according to her or his ability level. In the group test, no such starting and discontinuation rules are there. अब जब इंडिविजुअल टेस्ट होता है, इंडिविजुअल टेस्ट में क्या है कि जो भी एग्जामिनर है उसको बहुत सारे रूल्स होते हैं, एंट्री रूल्स होते हैं, डिसकंटिन्यूएशन के रूल्स होते हैं, कि जो भी टेस्ट टेकर है, ठीक है, वो कभी भी टेस्ट को छोड़ सकता है, उसकी मर्जी है कि उसको नहीं करना है या करना है। और कुछ एंट्री के रूल्स है कि जो भी एग्जामिनर, उसको रैपो भी फॉर्मेट करनी है, चीज़ों को अच्छे से क्लियर करना है, सारी चीज़ें। तो ये सारे जो रूल्स है ये एग्जामिनर को फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि जो टेस्ट टेकर है वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से सारी चीज़ें कर सके। जबकि जो ग्रुप टेस्ट होता है, नो सच स्टार्टिंग एंड डिसकंटिन्यूएशन रूल्स आर देयर, जबकि ग्रुप टेस्ट होता है उसमें ऐसे कोई भी रूल्स नहीं होते। एप्लीकेशन, स्क्रीनिंग वर्सेस डायग्नोसिस एंड रेमिडियल प्लानिंग। ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, कॉमनली यूज फॉर स्क्रीनिंग द सब्जेक्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स और जॉब। जब हम ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं, ग्रुप टेस्ट मोस्टली कहाँ पर यूज़ करे जाते हैं, ग्रुप टेस्ट मोस्टली यूज़ करे जाते हैं कि हमें कोई जॉब है उसमें चाहिए, है ना, जो आर्मी की जो सिलेक्शंस होते हैं उसमें कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पर मोस्टली हम किसी एक जॉब के कोर्स में अगर किसी को एनरोल करना है तो वहाँ पर उसकी एनरोलमेंट के लिए वहाँ पर ग्रुप टेस्ट का यूज़ करा जाता है। बट ट्रेडिशनल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज्ड एज एन एड फॉर द डायग्नोसिस एंड प्लानिंग रेमिडिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज। बट जो इंडिविजुअल टेस्ट है वो मेनली जो लर्निंग डिफिकल्टीज थी, जब हमने पहले ही पढ़ा था इंडिविजुअल टेस्ट में कि इंडिविजुअल टेस्ट बना ही किस लिए था, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट बने ही किस लिए थे, ताकि हम जो भी लर्निंग डिफिकल्टीज़ है, कुछ ऐसे चिल्ड्रन है जिनको लर्निंग में डिफिकल्टी है, तो क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे, और कौन से वो चिल्ड्रन है, कौन से वो बच्चे हैं जिनमें हम डिस्टिंग्विश कर सके कि स्लो लर्नर कौन है, फास्ट लर्नर कौन है। उसके लिए हमने वो टेस्ट को डेवलप करा था, इंटेलिजेंस टेस्ट को डेवलप करा था। तो जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट वो मोस्टली प्लानिंग करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है, कि कौन लर्निंग डिफिकल्टीज किस में है या फिर किसकी इंटेलिजेंस कम है, ठीक है, उसके लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं, क्या रेमेडीज हम बना सकते हैं, इसलिए करे जाते हैं। ग्रुप टेस्ट किस लिए करे जाते हैं कि कोई जॉब है उसमें किस किस का सिलेक्शन होना चाहिए, उसके लिए, सिलेक्शन के लिए। जबकि जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसकी इंटेलिजेंस कितनी है, हम क्या प्लानिंग उसके लिए कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं, वो डायग्नोसिस करने के लिए, लर्निंग डिफिकल्टीज को असेस करने के लिए, इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए करे जाते हैं। अब लास्ट क्या फीचर है, वेरी लार्ज वर्सेज नॉट सो लार्ज स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल। ग्रुप टेस्ट इन जनरल आर स्टैंडर्डाइज ऑन वेरी लार्ज सैंपल्स कंपेयर टू इंडिविजुअल टेस्ट। अब जो ग्रुप टेस्ट है उनको स्टैंडर्डाइज कैसे बनाया जाता है, बहुत लार्ज सैंपल्स के ऊपर। जैसे कि हमने पहले इंडिविजुअल टेस्ट में भी पढ़ा था कि जितने भी टेस्ट होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज बनाना पड़ता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए हमें काफ़ी एक सैंपल चाहिए होता है, पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल निकालना पड़ता है जिसके ऊपर हम उसको असेस करते हैं और उसको स्टैंडर्डाइज बनाते हैं उस टेस्ट को, कि हाँ ये हमारा टेस्ट है स्टैंडर्डाइज है, इसको बनाते हैं, स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। तो जब हम ग्रुप टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बनाने की ट्राई करते हैं, बना रहे होते हैं, तो हमें बहुत बड़ा सैंपल चाहिए होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सैंपल, क्योंकि हम ग्रुप के ऊपर बाद में जाकर के उस टेस्ट को करने वाले हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी, जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो ग्रुप टेस्ट है उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए जो हमारा सैंपल होता है वो बहुत लार्ज होता है, जबकि जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट होता है उसको जब हम स्टैंडर्डाइज बना रहे होते हैं तो हमें इतना बड़ा सैंपल नहीं चाहिए। तो ये थे कुछ फीचर हमारे ग्रुप टेस्ट के एज कम्पेयर टू द इंडिविजुअल टेस्ट। वो हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप टेस्टिंग।
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रुप टेस्टिंग की? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ग्रुप टेस्टिंग की। फर्स्ट, ग्रुप टेस्ट आर डिजाइंड प्राइमरली फॉर मास टेस्टिंग। साइमल्टेनियसली दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स। जब हम ग्रुप टेस्ट को हमने डिज़ाइन करा था पहले स्टार्टिंग में, तो हमने बहुत बड़ी डिफरेंट जो फीचर्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट एबिलिटीज़ हो गई, सबको असेस करने के लिए और बहुत सारे लोगों को असेस करने के लिए हमने इसको डिज़ाइन करा था। साइमल्टेनियसली दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स। हम इसको बहुत सारे लोगों के ऊपर भी असेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सेकंड क्या है, इन ग्रुप टेस्टिंग एग्जामिनर्स रोल इज सिंप्लीफाइड। ग्रुप टेस्टिंग में क्या है कि जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका जो रोल है वो बहुत सिंप्लीफाइड है। उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बताने हैं, उसको सिर्फ जो है टाइम लिमिट बतानी है, टाइम लिमिट देखनी है, बाकी उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं है। जबकि जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल हो गया, वेस्लर स्केल हो गया, इसमें जो एग्जामिनर का रोल है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। तो वहाँ पर क्या कि जो भी एग्जामिनर है वो काफ़ी ज़्यादा उसको ट्रेंड होना चाहिए, उसको सारे टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे इसको एडमिनिस्टर करते हैं, हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे इसको इस जो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसके ऊपर हम असेस करें, उस इंडिविजुअल को नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कैसे उसको समझा सकते हैं, कैसे हमें उसे बताना है कि हाँ यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्या चीज़ है। तो वहाँ पे एग्जामिनर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि ग्रुप टेस्ट में क्या है कि बहुत सिंपल है, एग्जामिनर का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, तो कोई भी इसको कंडक्ट कर सकता है। ये इसकी एक एडवांटेज हो गई। थर्ड क्या है, स्कोरिंग इज मोर ऑब्जेक्टिव एंड सिंपलर इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल टेस्ट। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा कि इसे मोस्टली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस हैं, उसको हम असेस करते हैं, उनके ऊपर सारा टेस्ट होता है। तो वहाँ पर क्या जो हमारी स्कोरिंग होती है वो बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि हम कंप्यूटर से कर रहे होते हैं, है ना, तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव आंसर आते हैं हमारे पास, एंड सिंपल काफ़ी ईजी भी हो जाती है इंडिविजुअल टेस्ट के कंपैरिजन में। फोर्थ क्या है, एज इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विद ग्रुप टेस्ट, दे प्रोवाइड बेटर एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ग्रुप टेस्टिंग होती है, जब हम ग्रुप टेस्ट को स्टैंडर्डाइज बना रहे होते हैं तो हम बहुत लार्ज सैंपल लेते हैं, ठीक है। तो लार्ज सैंपल होने की वजह से ग्रुप टेस्ट हम बहुत सारे लोगों के ऊपर होता है, बहुत सारा डेटा होता है हमारे पास। तो हमारा जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो 70 से कम जिनका IQ आता है, हम उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो सेट पॉइंट है कि 100 से 90 से 110 तक की कैटेगरी के अंदर जो भी आ गया वो हो गया हमारा, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एवरेज इंटेलिजेंस है, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर किसी का स्कोर आता है 130 से 110 से 120 के बीच में, 130 के बीच में, तो उसका स्कोर इतना है। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड पॉइंट्स बनाए हैं, स्टैंडर्डाइज पॉइंट्स बनाए हैं, इसको हम नॉर्म्स बोलते हैं। तो ये भी हमारे पास काफ़ी बेटर प्रोवाइड होती है, काफ़ी अच्छी हमें स्कोरिंग मिलती है, काफ़ी अच्छे हमें नॉर्म्स मिलते हैं। इस वजह से, क्योंकि जो हमारा ग्रुप टेस्ट है वो हमने बहुत सारे लोगों के ऊपर, एक बहुत लार्ज सैंपल के ऊपर हमने स्टैंडर्डाइज बनाया है। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है, ये इसकी एक एडवांटेज है। अब लास्ट है इसमें डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे ग्रुप टेस्ट की? फर्स्ट है सिंस इन ग्रुप टेस्टिंग द एग्जामिनर हैज़ लेस अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश रैपो विद द एग्जामिनर्स, सम पीपल particularly those having motivational problems or difficulty in following directions may score far below their true ability। अब क्या है कि जैसे हमने पहले इसकी एडवांटेज पढ़ी कि एग्जामिनर का रोल इतना नहीं है, वही इसकी डिसएडवांटेज भी है एक तरीके से, कि जब एग्जामिनर का रोल इतना नहीं है तो जो ऐसे एग्जामिनीज हैं, जो ऐसे टेस्ट टेकर्स हैं जिनको की मोटिवेशनल प्रॉब्लम है, जिनको इतनी समझ में नहीं आ रही है डायरेक्शन, जिनको इतना समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे पूरा टेस्ट कंडक्ट करना है, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो एग्जामिनर से पूछे कैसे, क्योंकि उसका रोल इतना नहीं है, उसने इंस्ट्रक्शंस पहले से क्लियर कर दिए हैं, सामने से वो रैपो नहीं अपनी बिल्ड कर रहा है, तो उनको इन्फीरिटी फील होती है, उनको ऐसा डर लगता है कि उनको पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, और कोई तो पूछ ही नहीं रहे हैं कुछ भी, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो उनको अपने आप में ही ऐसा उनकी जो मोटिवेशन काफ़ी डाउन होती जाती है, और इसकी वजह से जो उनकी एक्चुअल एबिलिटी है, हो सकता है कि उस टेस्ट में, उस इंटेलिजेंस टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते अगर कोई उनको अच्छे से डायरेक्ट करता, अच्छे से उनके साथ जो है रैपो बिल्ड करता, उनको समझाता। बट वहाँ पर क्या हुआ कि उसको कोई समझाने वाला नहीं है, एग्जामिनर का रोल इतना ज़्यादा नहीं है, रैपो बिल्ड नहीं हुई है, तो इसकी वजह से उसका जो स्कोर आएगा ना वो कम आएगा। ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड क्या है, ग्रुप टेस्टिंग लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है कि ग्रुप टेस्टिंग में क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, क्योंकि जितने भी एग्जामिनीज हैं उनके लिए सारे ही आंसर्स को अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होंगे तो उनको बोर फील होगा उनको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक टेस्ट में बस 10 क्वेश्चन हुए होकर चला गए, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने पहले देखा था 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 500 तक के क्वेश्चन चले जाते हैं। तो अगर इतने क्वेश्चन और सारे ईजी हो तो बैठिए आप बोर हो जाओगे। तो ये भी है, अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आइटम्स हो गए और ग्रुप टेस्ट है, समझाने वाला कोई है नहीं, तो वहाँ पर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि अगर मैंने ये नहीं इसको बताया, नहीं जवाब दिया, तो शायद मेरा IQ कम आ जाएगा, मेरी इंटेलिजेंस कम आ जाएगी, कम असेस होगी, तो लोग मुझे क्या समझेंगे, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि ये इसका एक ड्रॉबैक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है ग्रुप टेस्ट की, कि इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि आपको सारे ही आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं, आपको कोई समझाने वाला भी नहीं है। अगर ईजी हुआ तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया तो भी प्रॉब्लम है। इनवैलिड स्कोर्स आर डिफिकल्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। जो स्कोर्स हैं, जैसे कि हमने पहले देखा कि एक क्वेश्चन है, उसमें आपको कुछ ही ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए, ऐसे ऑप्शंस है, तो आपको वही सिलेक्ट करने हैं।
अगर आपको आंसर उससे अलग है तो आप वो सिलेक्ट नहीं करोगे, तो आपको एक ऐसा आंसर चूज करना पड़ेगा जो ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ ये मेरे आंसर ज़्यादा मिल खाता है, बट वो एक्यूरेट आंसर नहीं है ना। तो क्या हुआ कि जो एक्चुअल क्वेश्चन था, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था वही उसका आंसर नहीं मिला है ना हमें, क्योंकि आपके पास तो कुछ गिने चुने ऑप्शंस हैं, 2-4 ऑप्शंस है, आपको लगता है कि यार इसमें तो मेरे को आंसर देना है वो तो इसमें ऑप्शंस में है ही नहीं, तो आप कोई भी ऐसा ऑप्शन चूज कर दो कि हाँ चलो वो तो है नहीं, मैं कुछ सेकेंडरी जो मेरा ऑप्शन है उसको मैं चूज कर देता हूँ, तो वो जो आंसर है, जो क्वेश्चन पूछा था उसका जो आपने आंसर टिक करा वो एक्चुअल में इनवैलिड है, तो वो उसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये आंसर इसने इनवैलिड दिया है या फिर एक्चुअल में इसी आंसर को चूज करना चाहता था। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या ओपन एंडेड क्वेश्चन तो है नहीं कि आप कुछ भी आंसर लिख दो, जो भी आपके मन में एक्यूरेट आप वो चीज़ें लिख दो, नहीं लिख पाते, नहीं लिख सकते क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो उसकी वजह से इनवैलिड आंसर हो सकते हैं और उसको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाते, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया हो। जो भी अगर इस इतने में कोई भी क्वेरी लगती है आपको, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, अगर उसमें कोई भी क्वेरी है फिर प्रीवियस पार्ट की कोई भी करे तो वो अब भैया आप कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, कि हमारे पास जो ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है उसके कितने एग्जांपल्स, मतलब कितने तरीके के ग्रुप टेस्ट होते हैं, कौन कौन से ग्रुप टेस्ट हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इंडिविजुअल टेस्ट में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे, टोटल 4 हमने इंडिविजुअल टेस्ट पढ़े थे। अब यहाँ पर भी ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में टोटल 4 ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसमें फर्स्ट है हमारा मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी। मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी को क्या बोलते हैं, MAB। अब ये बहुत सारे जो हमारा एप्टीट्यूड होता है उसके जो बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं उसको हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, जैसे कि हमारा WAIS रिवाइज्ड वर्जन था वेस्लर स्केल का अडल्ट्स के लिए, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का रिवाइज्ड वर्जन, उसी की तरह ये टेस्ट है। इसमें भी 10 सबसेट्स है। इस टेस्ट में हमारे पास 10 सब टेस्ट है, 5 ईच फ्रॉम वर्बल एंड परफॉर्मेंस कैटेगरीज, और 10 सब टेस्ट है, 5 है हमारे पास वर्बल को असेस करने के लिए और 5 है हमारे पास परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। ऑल्दो द सब टेस्ट हैव द सेम नेम एज द WAIS आर सब टेस्ट, द टेस्ट आइटम्स आर नॉट द सेम। अब देखो जैसे वेस्लर का स्केल था, वेस्लर का अडल्ट स्केल, उस पर भी 10 सब टेस्ट थे, ठीक है, और जो 10 सब टेस्ट है सबके जो नाम थे, ठीक है, 10 सब टेस्ट क्या क्या असेस कर सकते हैं उनके जो नाम थे वो इसमें भी सेम है, बट जो उसके अंदर का कंटेंट है वो डिफरेंट है। ये वेस्लर के अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल की तरह ही ये टेस्ट है, इसके अंदर वेस्लर के स्केल की तरह ही, अडल्ट स्केल की तरह ही, बट यहाँ पर क्या है कि इसमें जो उन सब टेस्ट के आइटम्स हैं, जो सब टेस्ट के नाम है वो भी सेम है, बट उसके अंदर के जो आइटम्स है वो डिफरेंट है। द आइटम्स विद इन ईच MAB सब टेस्ट आर मल्टीपल चॉइस। जैसे हमने पहले से पढ़ा है कि जो हमारा ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इसके अंदर मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें क्या कि इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है हर सब टेस्ट के अंदर, और वो डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज करे गए हैं। मतलब पहले जो लेवल होगा, जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो थोड़ा इजी होगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा थोड़ा इजी होगा, फिर उसके बाद और टफ आता जाएगा। इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑर्डर में इसको अरेंज करा है। आगे इसमें लाइक वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, दिस टेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड 10 सब टेस्ट स्कोर। अब वेस्लर के स्केल की तरह ही ये जो स्केल है, मतलब वेस्लर का जो स्केल था, वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वो एक पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल पर हम असेस कर सकते थे। अब वही चीज़ जब हम बहुत सारे ग्रुप के ऊपर, नंबर ऑफ पीपल के ऊपर जब हम असेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, ग्रुप के ऊपर असेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम MAB का यूज़ करेंगे, ठीक है, और MAB वेस्लर के स्केल की तरह ही हमें 10 सब टेस्ट स्कोर देता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसमें 10 सब टेस्ट हैं, तो सभी सब टेस्ट के अलग अलग हमें स्कोर प्रोवाइड करेगा, वर्बल के स्कोर देगा, परफॉर्मेंस के स्कोर देगा, साथ में हमें एक फुल स्कोर भी देगा, फुल स्केल IQs भी देगा हमें। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर पीपल ऑफ 16 to 74 ईयर्स ऑफ एज। और ये जो MAB टेस्ट है, MAB जो ये ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट है, इसको हम 16 से 74 ईयर्स तक किसी के ऊपर भी हम इसको असेस कर सकते हैं। और जो इसकी साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है, वो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल का जो रिवाइज्ड वर्जन है उसी की तरह है। तो ये था हमारा पहला ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसका नाम है MAB मल्टी डायमेंशनल एप्टीट्यूड बैटरी, जो कि वेस्लर अडल्ट इंटेलिजेंस स्किल के रिवाइज्ड वर्जन के जैसा ही है। 10 सब टेस्ट है, और जो 10 सब टेस्ट हैं, 5 उसमें वर्बल को असेस करते हैं, जो हमारी वर्बल इंटेलिजेंस है, 5 जो हमारे परफॉर्मेंस आइटम्स होते हैं उसके, तो हम दोनों को असेस कर सकते हैं। जितने हमारे पास सब टेस्ट है टोटल 10 है, सबका अलग से स्कोर भी हमें मिलता है, वर्बल का स्कोर मिलता है, हमें परफॉर्मेंस का स्कोर मिलता है, साथ में हमें एक फुल स्केल स्कोर मिलता है, यानी कि पूरा टोटल हमें एक स्कोर मिलता है, और हम 16 से 74 ईयर्स तक किसी के ऊपर भी हम इसको असेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट आता है वो है कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट, COG-AT। द कॉग्निटिव एबिलिटीज टेस्ट इज अ ग्रुप एडमिनिस्ट्रेड स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ग्रुप टेस्ट हम ग्रुप के ऊपर पूरी को असेस कर सकते हैं, मेन जो सबसे सिंपल बात है इसकी। दिस टेस्ट हैज़ बीन डिजाइन टू असेस द बेसिक स्किल्स दैट आर प्री रिक्वेस्ट टू क्लासरूम बेस्ड लर्निंग। देखो अब इस टेस्ट का नाम क्या है,
कॉग्निटिव एबिलिटीज़ टेस्ट, तो जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं उसी को ही असेस करता है। जो हमारी क्लासरूम बेस्ड लर्निंग है, क्लासरूम बेस्ड लर्निंग में जो स्किल्स हमें चाहिए हैं कि हम क्लासेस में जो अपने स्कूल टाइम में या फिर एकेडमिक्स में हम अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छी से चीज़ें लर्न कर सकें, उस सबको ये उन सारे स्किल्स को हम इससे असेस कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी लर्न रीजनिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो गई, इस सबको हम असेस कर सकते हैं इससे। और हमारे पास 3 डिफरेंट एरियाज हैं जिससे हम इन सारे स्किल्स को असेस कर सकते हैं: वर्बल, क्वांटिटेटिव एंड नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल, क्वांटिटेटिव, हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई इसके अंदर। ठीक है, 3 एरियाज आ गए हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के। अब हम इन्हीं 3 एबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास 3-3 सब टेस्ट होते हैं। ठीक है, पहला मान लो कि हमारी जो एबिलिटी हो गई वो होगी वर्बल। अब वर्बल के अंदर हमारे पास 3 सब टेस्ट हैं जिससे कि हम वर्बल जो हमारी एबिलिटी है उसको हम असेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास कॉग्निटिव की भी 3 एबिलिटीज़ है, 3 सब टेस्ट हैं। फिर नॉन वर्बल के लिए भी, नॉन वर्बल जो हमारी लर्निंग है, स्किल्स हैं, उसके लिए भी हमारे पास 3 सब टेस्ट हैं। तो टोटल हमारे पास 9 सब टेस्ट हो गए इसके अंदर। 3 हमारे पास क्या मेन स्किल्स हैं, मेन एरियाज हैं, जिसको मेन कॉग्निटिव एरियाज हैं एबिलिटीज़ के, जिसको हमको असेस करना होता है। और उन्हीं के अंदर हमारे पास 3 सब टेस्ट हैं उनको असेस करने के लिए। तो टोटल हमारे पास 9 सब टेस्ट हैं इसके अंदर। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज इज मल्टी लेवल बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग टेस्ट। अब इसके अंदर ना बहुत सारे ओवरलैपिंग टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसके अंदर सीरीज में, मतलब लेवल्स में टेस्ट होते हैं। और 2 levels फॉर स्टूडेंट्स इन किंडरगार्टन ग्रेड 3 एंड 8 levels कवरिंग ग्रेड्स 3 थ्रू 12। अब देखो, अब इसमें क्या है कि जो किंडरगार्टन से यानी कि केजी से 3rd क्लास तक के स्टूडेंट है, केजी से हमारे पास 3rd क्लास तक के स्टूडेंट हैं, उनके लिए हमारे पास 2 लेवल्स हैं। टोटल 2 लेवल्स हैं हमारे पास केजी से 3rd ग्रेड तक के स्टूडेंट के लिए। और अब उन लेवल में क्या होगा कि जैसे लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 1, अब लेवल 1 से, जैसे कि लेवल 1 है, ठीक है, अब जो कंटेंट लेवल 1 में था उसमें से कुछ कंटेंट हमारा लेवल 2 में भी आएगा। ठीक है, तो जिसने लेवल 1 को अच्छे से कंप्लीट करा होगा, अच्छे से समझा होगा कि कैसे इसको करना है, उसको अच्छे से मेमोराइज करा होगा, लर्न करा होगा, ठीक है, तो वो लेवल 2 को भी इजीली क्लियर कर लेगा। अब वैसे ही अब इसी तरीके से जो हमारे पास ग्रेड 3 से लेकर के ग्रेड 12 तक, ठीक है, 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए हमारे पास 8 लेवल्स है। तो टोटल लेवल 1 टू लेवल 8 है। ठीक है, अब जो लेवल 1 में जो चीज़ें आई होंगी वो लेवल 2 में भी आई होंगी, लेवल 3 में भी कुछ कुछ चीज़ें आई होंगी, लेवल 8 तक कैसे रहा होगा। ठीक है, लेवल 3 की कुछ चीज़ें लेवल 8 में आई हैं। इस तरीके से पूरा टेस्ट बनाया गया है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सेट ऑफ आइटम्स हैं हर लेवल में डिफरेंट होंगे, हर जो लेवल है उसमें डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट आइटम्स तो होंगे, लेकिन जैसे लेवल 1 है, इसी के साथ हो गया लेवल 2, फिर हो गया लेवल 3, इसके एडजेसेंट हो गया लेवल 4। तो जो ये एडजेसेंट लेवल्स हैं इनका जो कंटेंट होगा वो थोड़ा थोड़ा सेम होगा, मतलब कंटेंट एक तरीके से सेम होगा। और जो लेवल 3 और लेवल 4 का कंटेंट है वो एक दूसरे से सेम होगा। तो जो लेवल 1 में चीज़ें आई हैं वो लेवल 2 में भी आ सकती हैं, जो लेवल 3 में आई है वो लेवल 4 में भी आ सकती है, इस तरीके से होगा। तो जो एडजेसेंट लेवल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, कुछ कुछ कंटेंट उनका सेम होगा, हो सकता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा कर दे कि लेवल 1 में थोड़ी ईजी था वो चीज़, अब लेवल 2 में थोड़ा टफ है, फिर लेवल 3 में अलग कंटेंट आया है जो कि लेवल 4 के जैसा होगा। तो इस तरीके से पूरा टेस्ट बनाया गया है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो केजी से लेकर के ग्रेड 3 तक के लिए हमारे पास 2 लेवल्स हैं जस्ट, ठीक है, और ग्रेड 3 से लेकर के 12 तक के चिल्ड्रन के लिए हमारे पास 8 लेवल्स हैं। और हर लेवल में डिफरेंट सेट ऑफ आइटम्स है, बट जो एडजेसेंट लेवल्स हैं उनका कंटेंट हमारे लिए सेम हो सकता है। अब हमने पहले ही पढ़ा कि जो इस टेस्ट का नेचर, जो कंटेंट का नेचर है वो ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो हमें एक प्रॉपर असेसमेंट मिल जाती है, मतलब कि हम एक्सट्रीम्स तक देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा पुअर है, कौन सा बच्चा ब्राइट स्टूडेंट है। ठीक है, कौन सा स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट है या फिर स्लो लर्नर है, कौन सा ब्राइट स्टूडेंट है। तो ये मेनली हमारी जो क्लासरूम बेस्ड लर्निंग है उसके ऊपर है ये सारा टेस्ट। और ओवरलैपिंग नेचर की वजह से कि ये जो लेवल 1 में चीज़ आई है वो लेवल 2 में भी आ सकती हैं, फिर जो 5 लेवल में आई है वो 6 लेवल में भी आ सकती है। इस ओवरलैपिंग नेचर की वजह से जो हम अच्छे से असेस कर सकते हैं कि पुअर स्टूडेंट कौन है, ब्राइट स्टूडेंट कौन है, इस चीज़ को हम अच्छे से असेस कर सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है ये हमें जो स्कोर्स देता है, हमें एक स्टैंडर्ड स्कोर देता है, हमें एज बेस्ड स्कोर मिलता है, एज बेस्ड स्टैंडर्ड स्कोर मिलता है। और जो इसका मीन होता है, मतलब जो स्कोर्स का मीन है वो हमेशा की तरह 100 है हमारा, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है हमारा, जो SD है वो है 15। और जो इस टेस्ट की रिलायबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो इसकी वैलिडिटी है वो भी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों काफ़ी हाई है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है कल्चरल फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, CFIT, कल्चरल
कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले इसको कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता था, बट भारत में इसका नाम चेंज कर दिया और इसको कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट बना दिया गया। अब आगे इसमें पढ़ते हैं कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट में CFIT में इसको कैटल ने बनाया था 1940 में और IPAT 1973 में। इन अ नॉन वर्बल मेजर इज अ नॉन वर्बल मेजर ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस। अब हमने फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस पढ़ी थी। अब देखो ये जो टेस्ट है ये कैटल ने डेवलप करा है। अब जो रेमंड कैटल थे उन्होंने ही हमको जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, इस चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, अपना मॉडल दिया था। तो ये चीज़ अपने इंटेलिजेंस टेस्ट में पढ़ी है पहले से। तो जो कैटल ने टेस्ट बनाया तो इसका मतलब उसमें उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में बात करी होगी। जब हमें फ्लूइड इंटेलिजेंस को असेस करना है उसके लिए एक नॉन वर्बल मेजर इन्होंने बनाया है। नॉन वर्बल का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि जिन लोगों को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है या फिर लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती है, इंस्ट्रक्शंस इतने ज़्यादा मतलब लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कोई टेस्ट है जो अमेरिका में बना है या फिर USA या फिर ब्रिटेन में बना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि उनकी जो लैंग्वेज है उन्होंने उस तरीके से सारे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। अगर वर्बल टेस्ट है वो यानी कि पेन पेपर टेस्ट होगा जिसमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, फिर कुछ ऑप्शंस है, अब जिनको वो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती वो कैसे उसको असेस करेंगे, तो वहाँ पर उनके जो स्कोर्स होंगे वो उस लैंग्वेज की वजह से कम हो गए कि वो जो टेस्ट है वो कल्चर फेयर नहीं है। वो एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए वो टेस्ट है, जिनको इंग्लिश अच्छे से आती है, जिनको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है, वो उसको समझ सकते हैं अच्छे से। अगर कोई टेस्ट हमारे इंडिया में बना वो हिंदी में बनाए तो वो सबके लिए अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा ना, कि जिनको हिंदी आती ही नहीं है वो कैसे करेंगे उस टेस्ट को। तो वैसे ही एक नॉन वर्बल मेजर बनाया गया फ्लूइड इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए, जिसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बताने होते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी इतनी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती, वो खुद समझ लेते हैं हम लोग। उसमें मोस्टली ब्लॉक्स होंगे या फिर इमेजेस होंगी, स्पेशल चीज़ें मतलब एरोज या ब्लॉक्स, इस तरीके से चीज़ें होंगी जिसको कि हमें समझना होगा। उसमें लैंग्वेज का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस को नॉन वर्बल तरीके से मेजर करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है वो है कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसको कैटल ने दिया था। अब इस टेस्ट को डिज़ाइन करा गया था टू मेजर एनालिटिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी। हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एबिलिटी है, जो एनालिटिकल एबिलिटी है, उसको मेजर करने के लिए। और ये कल्चर से बिल्कुल फ्री इसको रखा गया था, कल्चर फेयर इसको रखा गया था। जितना हो सकता है उतनी कोशिश करी गई ऐसा करने के लिए। और वो चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि पहले इसको कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता था, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट, कि कल्चर का इसमें रोल नहीं है, कल्चर फ्री है ये इंटेलिजेंस टेस्ट। बट आगे चल करके इसका नाम चेंज कर दिया गया, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इसका नाम रख दिया गया, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि भाई कल्चर का इन्फ्लुएंस तो होगा, तो कल्चर फ्री तो टेस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल्चर का इन्फ्लुएंस तो रहता ही है थोड़ा बहुत। तो इस वजह से इसका नाम चेंज करके कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट रखा गया। अब जो ये CFIT है इसके अंदर टोटल हमारे पास 3 स्केल्स हैं। CFIT के अंदर हमारे पास 3 स्केल्स हैं, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। टोटल 3 स्केल्स हैं हमारे पास। और इन स्केल्स का क्या है, सबसे पहले स्केल 1। अब स्केल 1 जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं मेंटली रिटार्ड अडल्ट्स के ऊपर, मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स के लिए, साथ में जो 4 to 8 ईयर्स तक के एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर हम असेस कर सकते हैं। एज बेस्ड हो गया ये स्केल 1 जो है, हम मेंटली रिटार्डेड अडल्ट्स के ऊपर, साथ में 4 to 8 ईयर्स तक के बच्चों के ऊपर हम इसको असेस कर सकते हैं। सेकेंड जो स्केल है, स्केल 2। अब जो स्केल 2 है वो हम अडल्ट्स के लिए, जो नॉर्मल अडल्ट्स हो गए, मेंटली रिटार्ड नहीं, अडल्ट्स के लिए, साथ में जिनकी एवरेज इंटेलिजेंस है, वो अडल्ट्स जिनकी एवरेज इंटेलिजेंस है उनके लिए असेस कर सकते हैं। साथ में चिल्ड्रन एज 18 to 13, 8 to 13। पहले का टेस्ट क्या था, वो 4 से सिर्फ 8 ईयर्स तक के चिल्ड्रन के ऊपर था। अब 8 से 13 तक के लिए हम स्केल 2 को असेस करेंगे। साथ में जो स्केल 3 है, अब इसमें आगे क्या है कि जो देखो जो स्केल 3 है, अब वो क्या है, वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। साथ में वो अडल्ट जिनकी सुपीरियर एबिलिटी है उनके लिए हम असेस कर सकते हैं। जो फर्स्ट स्केल है वो मेंटली रिटार्ड अडल्ट्स कैसे हो गए, जो मेंटली रिटार्डेड है, और चिल्ड्रन कितनी एज तक के लिए हो गए, क्या एज लिमिट है उनकी, 4 to 8। फिर सेकंड स्केल आया जो कि एवरेज अडल्ट्स के लिए, जो वो अडल्ट्स जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज है, ठीक है, एवरेज इंटेलिजेंस है जिनकी, उन अडल्ट्स के ऊपर। और बच्चे कितने एज के हो गए हमारे पास, 8 to 13। फिर थर्ड स्केल आया, वो अडल्ट्स आ गए इसके अंदर जिनकी एबिलिटी सुपीरियर है, ठीक है, एवरेज इंटेलिजेंस नहीं, उनकी एवरेज से ज़्यादा है इंटेलिजेंस, उनके लिए हम असेस कर सकते हैं। साथ में वो बच्चे आ गए इसके अंदर जो हाई स्कूल या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो ये पूरे 3 स्केल्स हैं इसके अंदर। अब हर स्केल के अंदर, हर एक स्केल के अंदर हमारे पास 4 सब टेस्ट है। टोटल कितने स्केल है, 3, और हर स्केल के अंदर 4 सब टेस्ट है, तो टोटल 12 हो गए, 4 3 12। तो टोटल हमारे पास 12 सब टेस्ट है। अब तक सब टेस्ट कौन कौन से, एक तो सीरीज, दूसरा क्लासिफिकेशन, थर्ड इज मैट्रिसेस, फोर्थ हो गया कंडीशन। ऐसे 4 सब टेस्ट है हर एक स्केल के अंदर, कि जो स्केल 1 है उसमें भी सीरीज, क्लासिफिकेशन, मैट्रिसेस, कंडीशन आ गई, सेकंड स्केल में भी ये चीज़ आ गई, थर्ड स्केल में भी ये चीज़ें आ गई। साथ में अब हर 3 स्केल्स हो गए, हर स्केल के अंदर 4 सब टेस्ट हो गए, साथ में 2 फॉर्म्स भी होते हैं, अलग अलग फॉर्म भी होती है, फॉर्म A एंड फॉर्म B। हर स्केल के अंदर 2 फॉर्म भी है, फॉर्म A और B स्केल 1 में भी होगी, फॉर्म A और B स्केल 2 में भी, और फॉर्म A और B स्केल 3 में भी होंगी।
तो ये स्केल के बारे में। साथ में जो हमारा स्केल 1 है, जो स्केल 1 है उसमें वो एक ग्रुप टेस्ट नहीं है। जो स्केल 1 है, पहला जो स्केल है, वो ग्रुप टेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो मेंटली रिटार्डेड एडल्ट्स आ गए, साथ में सिर्फ 4 साल से 8 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझानी पड़ेगी। हमने जब इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी या फिर एडवांटेजेस पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि ग्रुप टेस्ट क्या हो गई, ग्रुप टेस्ट वो हो गई जिसमें कि जो एग्जामिनर है ना, जो टेस्ट टेकर है और जो टेस्टर है, टेस्ट टेकर, उनके बीच में इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है। उनको बस इंस्ट्रक्शंस देनी होती है और फिर बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं, फिर बाकी जो भी एग्जामिनी होते हैं, वो खुद से करते हैं पूरे टेस्ट को। बट जो फर्स्ट स्केल है हमारा, जो स्केल 1 है, उसमें मेंटली रिटार्डेड एडल्ट्स हैं, साथ में सिर्फ 4 साल से 8 साल तक के बच्चे, तो वो खुद से नहीं कर सकते। तो वहाँ पर क्या इंटरेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर इंटरेक्शन की ज़रूरत है, और इंटरेक्शन हो रहा है टेस्टर और टेस्ट टेकर के बीच में। इस वजह से यहाँ पर जो है स्केल 1 में ये ग्रुप टेस्ट नहीं माना जाता। जबकि जो सेकंड बाकी के 2 स्केल्स हैं, वहाँ पर एवरेज एडल्ट है, मतलब वो एडल्ट है जिनकी इंटेलिजेंस एवरेज है, 8 से 13 ईयर्स तक के चिल्ड्रन है, तो वो खुद से टेस्ट कर सकते हैं, खुद से परफॉर्म कर सकते हैं। उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस बतानी है, टाइम लिमिट बतानी है, बस इतना करना है, वो खुद से टेस्ट कर लेंगे। तो ये भी ग्रुप टेस्ट है और स्केल 3 भी ग्रुप टेस्ट है। अब आ जाती है बात इनके स्कोर्स की। अब जो स्कोर्स होते हैं वो नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड स्कोर IQ, ठीक है, नॉर्मलाइज स्टैंडर्ड IQ में हम इसको स्कोर्स को शो करते हैं। अब जो स्कोर्स का मीन है हमेशा की तरह वो 100 है, बट यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इस टेस्ट में क्या है, 16। अब ये जो टेस्ट है ये साइकोमेट्रिकली तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्दी है, काफ़ी अच्छा है साइकोमेट्रिकली कि जो इसका स्ट्रक्चर है, वो तो काफ़ी अच्छा है, बट इसको अब तक रिवाइज नहीं करा गया, काफ़ी पुराना है, 1973 इसका कोई रिवाइज वर्जन अब तक नहीं है हमारे पास, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत है। वैसे काफ़ी अच्छा है टेस्ट। अब लास्ट जो हमारा टेस्ट है, और लास्ट टेस्ट है हमारा रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, RPM। अब ये टेस्ट का नाम रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस क्यों बना? क्योंकि रेवन ने दिया 1938 में, 1986 में, 1992 में, ये मतलब इसको इतनी बार रिवाइज करा गया है। अब रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में क्या है, एक नॉन वर्बल टेस्ट है, नॉन वर्बल टेस्ट है ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के लिए ओरिजिनली डिजाइन टू मेजर स्पेयरमैन्स G फैक्टर। अब हमने जब इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में, तो जब हमने पढ़ा था कि जो स्पेयरमैन है उन्होंने 2 फैक्टर्स दिए थे कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो 2 फैक्टर्स में होती है। एक तो होता है G फैक्टर, जिसको बोलते हैं जनरल फैक्टर, जो हर एक टेस्ट में हमको चाहिए होता है, ठीक है, जो बेसिक है, जो जनरल है, वो इंटेलिजेंस हो गई हमारा, वो फैक्टर हो गया, उसको बोलते हैं G फैक्टर। तो जो ये G फैक्टर है, और स्पेयरमैन का कहना था कि हमें इस G फैक्टर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। दूसरा था S फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। तो जो स्पेयरमैन थे उनका कहना था कि भाई हमें इस G फैक्टर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो G फैक्टर है ना वो इनहेरेंट होता है, वो इंसान में पहले से होता है, इनेंट होता है वो। तो वो क्या है कि हमें इनबॉर्न होता है वो, तो उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल इसी की वजह से डिफरेंट होता है। जो डिफरेंसेस आते हैं हमारी इंटेलिजेंस में वो इस G फैक्टर की वजह से होता है। तो इस G फैक्टर को असेस करने के लिए ही हमने ये रेवन थे इन्होंने RPM को डिज़ाइन करा था, उस G फैक्टर को असेस करने के लिए। अब जो स्पेयरमैन ने डिफाइन G एज अ एजुकेशन ऑफ कोरिलेट्स। एजुकेशन ऑफ कोरिलेट्स क्या हो गया? अब एजुकेशन क्या यहाँ पे रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज अमंग द स्टिमुलाई। अब इस टेस्ट में क्या है कि एजुकेशन क्या हो गया? अब यहाँ पे एजुकेशन वर्ड यूज है, उसका क्या मतलब है? एजुकेशन रेफर्स की जो हमारी वो प्रोसेस, हमारी ब्रेन की वो प्रोसेस की जब हमारे पास 2 स्टिमुलाई है, ठीक है, दोनों के बीच में हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। जैसे कि मैंने वर्ड बोला एप्पल, दूसरा वर्ड मैंने बोला ऑरेंज। अब मैं आपसे पूछूं दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, तो आप क्या बोलोगे? दोनों फ्रूट है, ठीक है, दोनों पेड़ पे लगते हैं, ये कुछ सिमिलैरिटीज हो गई। तो ये जो सिमिलैरिटी, जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है 2 स्टिमुलाई के बीच में, जब हम उनको ढूंढते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप बनाते हैं, उसको हम यहाँ पर एजुकेशन बता रहे हैं, ठीक है, वो एजुकेशन है। अब इस टेस्ट में क्या होता है कि इस टेस्ट में मैट्रिक्स का यूज़ करा जाता है। मैट्रिक्स क्या हो गई यहाँ पर कि बहुत सारी जो पैटर्न्स, मतलब कि हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अब देखो ये नॉन वर्बल है, तो यहाँ पर लैंग्वेज का तो यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पर हम मैट्रिसेस का यूज़ कर सकते हैं, कुछ डिजाइन्स का, कुछ ब्लॉक्स का, कुछ गैप्स का, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें बहुत सारी रोज होती है, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी मतलब रोज हो गई, बहुत सारे कॉलम्स हो गए। इस तरीके से इस टेस्ट को बनाया जाता है, डिज़ाइन करा जाता है मैट्रिक्स के थ्रू। फिर इसमें क्या होता है कि हमने इसको अरेंज कर रखा होता है पूरे पैटर्न में, रोज में, कॉलम्स में। फिर हम टास्क, हम क्या बोलते हैं, टास्क क्या होता है इसमें, जो भी चिल्ड्रन है, जो भी हमारा टेस्ट टेकर है, उसको क्या करना होता है कि जो भी मिसिंग पार्ट्स होते हैं उस पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है, उसको हमें चूज करना होता है कि हमारे पास कुछ तो ब्लॉक्स ऐसे हैं, कुछ कॉलम्स, कुछ रोज ऐसी है जो कि फिल है, कुछ ब्लैंक है। तो हमें उनकी सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट रो है उसमें सिर्फ फ्रूट्स है, ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस है, हमारे पास क्या ऊपर बहुत सारे गैप्स है, ठीक है, मान लो बहुत सारे गैप्स है। अब इन गैप्स को मेरे पास 4 ऑप्शंस है नीचे, ठीक है, 4 ऑप्शंस में से मुझे यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन को फिल करना है। तो मैं क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करूंगी? अप्रोप्रिएट कैसे ढूंढूंगी कि मैं देखूंगी जो ये फर्स्ट, जो ऊपर जो पहला जो कॉलम है उसमें यहाँ पर क्या चीज़ है, फ्रूट बना है, एप्पल कोई फ्रूट है, वेजिटेबल है, या फिर कोई ह्यूमन है, या फिर क्या है, लास्ट में भी क्या चीज़ है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं जो है अपने इस गैप को, जो सेकंड रो में या सेकंड कॉलम में जो ये गैप है, सेकंड रो में जो ये गैप है, इसको मैं फिल करूंगी।
और कैसे फिल करूँगी, क्योंकि मैं रिलेशनशिप बनाऊंगी कि हाँ ऊपर भी ये चीज़ है, ऊपर भी फ्रूट है, नीचे भी फ्रूट है, तो यहाँ पर भी कोई फ्रूट ही आएगा। ये मैं अपने आप सोच करके बताऊंगी कि हाँ यहाँ पर क्या आ सकता है, फ्रूट ही आ सकता है। वैसे ही यहाँ पर अगर एक रेड कलर का फ्रूट है, ठीक है, और मतलब रेड कलर का कोई फ्रूट है और यहाँ पर रेड कलर की कोई वेजिटेबल है, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आएगा, अब यहाँ पर तो फ्रूट है फर्स्ट रो में और यहाँ पर क्या एक वेजिटेबल है, तो अब फ्रूट और वेजिटेबल का तो कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं कि एक तो फ्रूट एक तो वेजिटेबल, तो मैं दूसरा रिलेशनशिप ढूंढूंगी कि इनके बीच में दूसरा बेसिक रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि दोनों रेड कलर के, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कोई रेड कलर की चीज़ ढूंढूंगी कि पहले भी मैंने एप्पल रखा, यहाँ पर मैंने गाजर रख दी, तो यहाँ पर हो सकता है मैं टोमेटो रख दूँ ताकि रिलेशनशिप बन जाए कुछ। तो इस तरीके से हम रिलेशनशिप ढूंढते हैं। ये हो गई एजुकेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने जी फैक्टर का यूज़ करा है। तो इस तरीके से हम इस पूरे टेस्ट को एडमिनिस्टर करते हैं। नॉन वर्बल है, इस वजह से हमने मैट्रिक्स का यूज़ करा है, पैटर्न्स का, इमेजेस का यूज़ करा है, ताकि ये कल्चर फेयर भी हो जाए, चीज़ें समझ में आ जाए, जिनको लैंग्वेज नहीं आती है अच्छे से वो भी इसको कर सके। साथ में हम जी फैक्टर को इसमें असेस कर रहे हैं। अब आगे क्या है कि इस टेस्ट के अंदर 3 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का हम लोग यूज़ करते हैं। जब ये एक्चुअली मतलब जब ये पहले बना था टेस्ट, जब इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे। फर्स्ट, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो कि हम 5 से 11 ईयर तक के बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। दूसरा था स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। फर्स्ट हो गया हमारा कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस CPM 5 से 11 ईयर्स तक के बच्चों के लिए। फिर दूसरा होगा SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो हम कर सकते हैं 6 से 80 ईयर्स तक के बच्चों 6 से 80 ईयर्स तक के लिए सबके लिए। फिर थर्ड हो गया हमारा एडवांस्ड। देखो पहले क्या सिर्फ कलर्स का यूज़ करा है, कलर्स क्यों करा कि हमने छोटे बच्चों से लेकर के स्टार्ट करी है चीज़ें 5 से 11 ईयर ओल्ड तक के बच्चों के लिए। तो 5 ईयर का बच्चा जो उसको लैंग्वेज इतने अच्छे समझ में नहीं आएगी, वो कलर्स के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, छोटे बच्चों के लिए है, इस वजह से कलर का यूज़ करा है, तो कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। फिर सेकंड क्या हो गया, थोड़ा स्टैंडर्ड बनाया हमने उसको, थोड़ा सा और उसको टफ करा, तो वो 6 से 80 ईयर्स तक के लिए सबके लिए हो गया, ठीक है। 6 से 80 ईयर्स तक के लिए सबके लिए हो गया। फिर हो गया और एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, हम उनके साथ करते हैं एडल्ट्स के साथ, एडल्ट्स के ऊपर हम इसको असेस कर सकते हैं। साथ में एडोलेसेंस विद सुपीरियर इंटेलिजेंस। एडवांस वर्जन में क्या हो गया इसके एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट में कि हम अडल्ट्स के ऊपर, किसी भी एडल्ट के ऊपर, साथ में एडोलेसेंट जिनकी इंटेलिजेंस सुपीरियर है उनके ऊपर हम असेस कर सकते हैं। Although the 3 forms of the test appear to resemble each other, the strategies required for solving the problem in each form are different. अब हर लेवल पे, ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है। अब ये नॉन वर्बल है, सब में पैटर्न्स हो गए, मैट्रिक्स का यूज़ करा होगा, बट यहाँ पर क्या होगा कि लेवल जो है थोड़ा अलग होगा, कि जो फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, सेकंड वाला थोड़ा टफ हो जाएगा। बेशक तरीका सेम हो करने का, बट जो पैटर्न है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा हर लेवल में। अब ये नॉन वर्बल टेस्ट है, हमने पढ़ा, तो इसमें लैंग्वेज को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा गया। लैंग्वेज कहाँ पर होगी, बस इंस्ट्रक्शंस में, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ हमें इसमें करना क्या है। साथ में जो भी टेस्टर होगा, जो भी एडमिनिस्टर कर रहा है टेस्ट को, एग्जामिनर है, वो क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शंस बता देगा, समझाने की कोशिश करेगा कि हमें इस टेस्ट में करना क्या है आपको। बस वो जो इंस्ट्रक्शन बताने का काम होगा, बस उतना काम है। वहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, उतना ही रेस्ट्रिक्टेड है, लैंग्वेज को उतना ही रेस्ट्रिक्टेड करा गया इंस्ट्रक्शंस तक। उसके बाद जो भी टेस्ट है उसमें कोई भी लैंग्वेज का इतना यूज़ नहीं करा गया है। RPM इज बेस्ट सुटेड फॉर टेस्टिंग पर्सन हु डू नॉट नो इंग्लिश, जिनको इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है उनके लिए ज़्यादा सुटेबल है ये टेस्ट। कल्चर्स इन्फ्लुएंस केप्ट एट मिनिमम, और जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है उसको मिनिमम रखने की कोशिश करें। हम बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं कल्चर को, जो कल्चर का इन्फ्लुएंस है हमारी इंटेलिजेंस पर उसको हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं, बट हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं उसके इन्फ्लुएंस को। द टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड इंडिविजुअली और इन ग्रुप। अब ये वाला जो टेस्ट है ना, इसको हम इंडिविजुअल्स पर, साथ ही हम इसको ग्रुप पर, दोनों पर कर सकते हैं, दोनों के ऊपर हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर नॉर्मल अडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स इन देयर लेट टीन्स, द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट वेरी बिटवीन 0.80 to 0.90। अब जब हम अडल्ट और एडोलेसेंस वाला जो स्केल हो गया हमारा, जब हम उनके ऊपर असेस करते हैं, तो जो उसकी रिलायबिलिटी है, उनकी जो रिलायबिलिटी है वो 0.80 और 0.80 और 0.90 के बीच में कहीं आती है, ठीक है। बट फॉर वेरी यंग सब्जेक्ट्स, जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जैसे हमने देखा कि जो कलर प्रोग्रेसिव टेस्ट हो गया उसमें 5 to 11 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं, 11 ईयर्स तक के बच्चे के ऊपर असेस कर सकते हैं, तो उनकी जो नॉट पोसेस सफिशिएंट रिलायबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी जो है वो मतलब उनके लिए तो ज़्यादा रिलायबल नहीं हो पाता, मतलब वहाँ पर इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी टेस्ट की नहीं हो पाई है। द प्रिडिक्टिव वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट अगेंस्ट एकेडमिक क्राइटेरिया इज लोअर। अब जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है कि हमने जिस टेस्ट के लिए जिसको असेस करने के लिए, जिस चीज़ को एकेडमिक जो क्राइटेरिया है उसको असेस करने के लिए अगर हम इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी वैलिडिटी है वो काफ़ी कम है देन दैट ऑफ यूजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। मतलब और जो टेस्ट है उनके कंपैरिजन में जब हम इसको एकेडमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे जब हम इसको असेस करने की कोशिश करते हैं, तो इसकी वैलिडिटी कम आती है। तो ये चीज़ है कि हमने अब तक पहले जितने भी टेस्ट पढ़े सबकी रिलायबिलिटी हाई थी, वैलिडिटी हाई थी, सब ठीक था। बस इस टेस्ट में क्या है कि यहाँ पर जब हम अडल्ट्स पर और नॉर्मल अडल्ट्स और एडोलेसेंट्स के ऊपर जब हम करते हैं, तो रिलायबिलिटी जो है वो 0.80 से 0.90 तक के बीच में आती है।
बट जब हम यंग सब्जेक्ट्स के ऊपर करते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर करते हैं, तो रिलायबिलिटी इतनी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। वहीं पर वैलिडिटी भी जब हम एकेडमिक क्राइटेरिया के लिए करते हैं कि क्या एकेडमिकली ये बच्चा अच्छा है नहीं, ये चीज़, तो वहाँ पर भी इसकी जो वैलिडिटी है वो काफ़ी लो आ रही है, दूसरे टेस्ट के कंपैरिजन में लोअर है। तो ये थे हमारे सारे टेस्ट ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के। आई होप कि आपको सारे टेस्ट समझ में आए हो। थोड़ा सा याद करने वाला तो टेस्ट में होता ही है कि आपको मास्टर्स में जाकर भी पढ़ने पड़ेंगे, तो अच्छा है कि आप अभी से इसको थोड़ा सा बेसिक का तैयार कर लो। एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि ग्रुप टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए, और बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा। ये इस वीडियो को इधर एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारी चीज़ें समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वेरी बता सकते हैं। और ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और कोई भी अपनी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो आपका, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी समझ में आई है। और अगर समझ में आई तो एक थम्स अप तो बनता ही है भाई इसके लिए।